हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। पिछले 4 वीडियोस में हमने इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया है। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, यानी कि उसका सोर्स कहाँ है, यानी बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से। उसके बाद उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इंसुलिन का, 51 अमाइनो एसिड का, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था। इंसुलिन जो है बीटा सेल से कैसे रिलीज होता है वो हमने डिस्कस किया। फिर रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन, यानी इंसुलिन का रिलीज बीटा सेल से कैसे कंट्रोल होता है, कौन से फैक्टर्स उसको स्टिमुलेट करते हैं, कौन से फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। फिर फाइनली चौथे वीडियो में हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंसुलिन जो है अपने जो टारगेट सेल्स जैसे कि लीवर है, स्केलेटल मसल से एडिपोज टिश्यू पे अपने रिसेप्टर से कैसे काम करता है, हमने स्टडी किया था। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। इंसुलिन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज का है पार्ट 5, जहां पे हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, यानी उसके एक्शंस क्या क्या हैं। इंसुलिन जो है अपने टारगेट सेल में जाके क्या क्या एक्शन करता है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का कम काम करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी या डिसीज है जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिससे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज की मात्रा या ग्लूकोज का लेवल खून में ज़्यादा होता है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद यूरिन में भी ज़्यादा होता है। तो इंसुलिन बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ओके, कम करता है। तो ये कैसे कम करता है आज हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए इसके बहुत से फंक्शंस हैं। तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करेगा, प्रोटीन में करेगा, फैट टिश्यूज में बना। तो बेसिकली एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को जमा कर रखेगा, यानी ग्लाइकोजन बनाएगा और फैट्स को बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। एक एनाबॉलिक हार्मोन है। उसके अलावा इंसुलिन के जो एक्शंस है पोटेशियम पे, फॉस्फेट पे, कौन से वेरियस आयोन्स पे होता है, और सेल का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में भी इंसुलिन का होता है। तो हम एक 1 बाय 1 उसको देखेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं उसके फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, यानी कि इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी इंसुलिन का काम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है। ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन जो है तकरीबन सभी सेल्स पे एक्ट करता है, लेकिन उसके जो टारगेट सेल्स या टिश्यूज है मेनली 3 है। यानी इंसुलिन जो एक्ट करेगा उसके जो टारगेट सेल्स हैं, एक है लीवर, दूसरा है मसल में आता है स्टेटेड मसल स्पेसिफिकली, यानी कि स्केलेटल मसल्स है या कार्डियक मसल है। उसके बाद जो है तीसरा इंपॉर्टेंट है एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट टिश्यू। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं इस पे इंसुलिन काम करता है। तो अभी हम आज के वीडियो में देखते हैं कैसे इंसुलिन लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज पे अफेक्ट करेगा। ओके, सो 1 बाय 1 अभी हम देखते हैं। तो पहले अभी हम देखते हैं एक्शन लीवर पे। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सेल उतार के बताता हूं, लीवर का एक सेल। तो आप जस्ट इमेजिन करिए ये एक लीवर का एक हेपेटोसाइट है, यानी लीवर का एक सेल है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो ब्लड वेसल्स में होता है, तो ग्लूकोज कैसे लीवर के सेल के अंदर जाएगा और मेटाबोलाइज होगा, और इंसुलिन कैसे ये ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज की एंट्री है, तो ये क्या है, लीवर का एक सेल है, लीवर का। तो ये लीवर के अंदर ग्लूकोज कैसे एंटर होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के जरिए होता है। तो लीवर के सेल्स पर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है उसे कहते हैं GLUT2 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 हर जगह नहीं होता है, सिर्फ लीवर पे, इंटेस्टाइन, किडनी और बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस में होता है। जो दूसरे सेल्स है वहां पे GLUT4 होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, यानी अगर इंसुलिन ना भी हो तो ग्लूकोज ब्लड से GLUT2 रिसेप्टर्स के जरिए ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है लीवर के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन एक बार ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लीवर के अंदर चला गया तो फिर से ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ग्लूकोज वापस भी जा सकता है, लेकिन
इंसुलिन क्या करेगा, ये ग्लूकोज के वापस जाने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है, जो भी जो ब्लड में रहता है, तो इंसुलिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे काम करेगा। इंसुलिन रिसेप्टर्स में अल्फा सब यूनिट होता है, बीटा सब यूनिट होता है, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा था। तो इंसुलिन मॉलिक्यूल, ये इंसुलिन मॉलिक्यूल समझिए, तो अपने रिसेप्टर्स पे जब वो एक्ट करेगा तो उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ा देगा और उसके जो है मशीनरी जो ग्लूकोज के जो मेटाबॉलिज्म है उस पर इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और सेलुलर ग्रोथ, न्यूक्लियस पे भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इंसुलिन जब बाइंड होगा तो इसको ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है बाहर नहीं जा सकता, प्लेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस बाहर जा सकता है। तो जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आया तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसे कहते हैं ग्लूकोकाइनेस। ओके, ग्लूकोकाइनेस। ओके, तो ये एक हेक्सोकाइनेस है। ग्लूकोकाइनेस जो है एक हेक्सोकाइनेस है। तो दूसरे टिश्यूज में जैसे कि मसल है या एडिपोज टिश्यू है, वहाँ पे हेक्सोकाइनेस होता है। स्पेसिफिकली लीवर में ये चीज़ होती है, ग्लूकोकाइनेस पाई जाती है। ओके, लीवर और बीटा सेल में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन जाता है ये वापस नहीं जाता। तो वह जब वापस नहीं जाएगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया और ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो और जैसे क्योंकि इसकी मात्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया तो ग्लूकोज की कमी होगी इधर सेल के अंदर, यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा रहने की वजह से फिर एंटर होगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इफेक्ट क्या करेगा लीवर सेल पे, इट कॉजेस इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि खून में से, ब्लड में से ग्लूकोज को अपटेक लेगा। तो डायरेक्टली अपटेक में मदद नहीं करेगा, लेकिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में। तो ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे कम होगी, तो वहां से बाहर से फिर से और ग्लूकोज आएगा। ठीक है, अब एक बार जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में कन्वर्ट होगा। इसमें बहुत से इंटरमीडिएट होंगे, मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स बता रहा हूँ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा। फिर उसके बाद बहुत से इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे। फिर बाद में जो है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फिर उसके बाद फाइनली पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट। तो ये जो पाइरुवेट है ये एक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होगा। तो ये पाइरुवेट बेसिकली 3 कार्बन का होगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो जो 6 कार्बन का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली 2 पाइरुवेट यानी कि 3 कार्बन के 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। तो इंसुलिन मॉलिक्यूल जब ये रिसेप्टर्स पे आके इसके मैकेनिज्म्स पे ये करके इसके ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के जो भी एंजाइम्स है उसको स्टिमुलेट करेगा और उससे जो है स्टिमुलेट करके ग्लूकोज को पाइरुवेट में बनाने की में मदद करेगा। तो कौन से एंजाइम्स को स्टिमुलेट करेगा? पहला तो है ग्लूकोकाइनेस। तो इसे ग्लूकोकाइनेस के बारे में और आपको डिटेल्स बता दूं। देखिए, ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस 2 डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं। दूसरे तमाम सेल में हमारे बॉडी के ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्ट करता है वो एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेस, HEXOKINASE। सिर्फ और सिर्फ लीवर और बीटा सेल में जो है ये ग्लूकोकाइनेस पाया जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो ग्लूकोकाइनेस खुद एक हेक्सोकाइनेस का ही एक पार्ट है जिसको हेक्सोकाइनेस 4 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोकाइनेस जो है लो एफिनिटी और हाई कैपेसिटी कहते हैं, यानी इसकी एफिनिटी कम है लेकिन हाई कैपेसिटी यानी कम ग्लूकोज को कम पकड़ेगा। ओके, और हेक्सोकाइनेस हाई एफिनिटी एंड लो कैपेसिटी मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर टाइम रहा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट नाउ इतना काफी है। तो एक तो है स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोकाइनेस को, उसके बाद जो है यही जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है तो उसमें जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस।
जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। सो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये जो एंजाइम जो है ये जो कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, इसको भी इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा। फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से जो पाइरूवेट बनता है तो वहाँ पर भी एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पाइरूवेट काइनेज, तो इसको भी ये स्टिमुलेट करेगा। तो अल्टीमेटली यानी ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज से जो पाइरूवेट में बनता है, तो इसके जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट ये इंटरमीडिएट ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं जो एंजाइम्स है, इसको ये स्टिमुलेट करेगा। तो जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा तो ज़्यादातर ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करेगा। तो ये एक सेकेंड इफेक्ट है। एक पहला इफेक्ट क्या है, इंक्रीज अपटेक करेगा, सेकेंड इफेक्ट इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस करेगा। इसमें कौन से एंजाइम है मैं यहाँ सेपरेटली लिख रहा हूँ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरूवेट काइनेज। सो ग्लाइकोलाइसिस के ये 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को ये जो है स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइरूवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ये तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ए होता है जो क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है। तो ये पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। फिर पाइरूवेट जो है एक इंपॉर्टेंट केमिकल में फिर से कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं एसिटाइल CoA, जो कि 2 कार्बन ये है। तो ये जो एसिटाइल CoA जो कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है एक एंजाइम्स पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स से पाइरूवेट जो है एसिटाइल CoA और एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एंजाइम है जो कि इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है, पाइरूवेट स्टिमुलेट करता है डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इंसुलिन ये इतने एंजाइम्स को रिलीज करेगा। फिर ये एसिटाइल को जो है क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल में देखिए और एक इंटरमीडिएट होता है ऑक्जेलोएसीटेट। तो ये ऑक्जेलोएसीटेट और एसिटाइल CoA जब मिल के बनते हैं सिट्रेट, ठीक है। तो ये फिर ये सिट्रेट जो है क्रेब्स साइकिल में क्या जो भी प्रोडक्ट है अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, फिर एनर्जी या ATP प्रोड्यूस होगा। यानी कि ग्लूकोज जो भी अंदर जाएगा ग्लूकोज को एनर्जी में ये चेंज कर देगा। लेकिन जब सेल को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, अभी फिर से और ग्लूकोज आ रहा है, तो अब उसको इतनी एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो क्या करेगा उसका, तो ग्लूकोज को जब एनर्जी जब सफिशिएंट मिल जाती है तो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है एक स्टोरेज फॉर्म में जिसका नाम है ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस को ग्लूकोज को जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो इंसुलिन मॉलिक्यूल ये प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करेगा, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बनेगा। तो ये जो ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया है इसमें जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेट लिमिटिंग जिस जो है ग्लाइकोजन सिंथेस, तो इसको स्टिमुलेट करेगा। तो इसको स्टिमुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना देगा। तो और एक एंजाइम जिसको स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो है ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी ग्लाइकोजन बनना। तो जब ऑलरेडी एनर्जी सेल को मिल गई है तो ज़्यादा और जो ग्लूकोज जो सेल्स में आ रहा है वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, ओके, यानी जमा हो जाता है। अब एक यहाँ पे सवाल आता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करना ज़रूरी क्यों है? एज सच ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्यों स्टोर नहीं कर सकते, ग्लाइकोजन में ही स्टोर करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब है, देखिए, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर से ताल्लुक होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, यानी
फर्ज कीजिए ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, ये जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका पॉलीमर है। तो ऐसे ही जैसे चेन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो भी एक साथ जो चेन बनी हुई है, इसको एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो होते हैं उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। तो अगर एज सच ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर रहेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल ज्यादा होने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और लीवर का सेल फट जाएगा, ठीक है। उस वजह से साइज ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट मैटर, तो साइज बड़ा भी रहेगा तो उसके अगर समझिए 10 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बजाय अगर 2 और 3 ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो स्टोर फॉर्म में रहेगा। तो कितना स्टोर कर सकता है लीवर, तो लीवर देखिए तकरीबन उसका 5 से 6% जो वेट होता है उतना ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है। यानी अधिक जो ग्लूकोज आ रहा है, जो ग्लूकोज जो अधिक आ रहा है, जो एनर्जी बनने के बाद और भी ग्लूकोज आ रहा है, तो उसको स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन में 5 से 10% लीवर के वेट के हिसाब से स्टोर कर सकता है। वो तकरीबन होता है 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को वो अपना ऑन एन एवरेज वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। और वो कैसे स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम पे। उसके अलावा ग्लाइकोजन भी बन गया, उसकी कैपेसिटी हो गई, फिर और ग्लूकोज आ रहा है तो लीवर क्या करेगा, तो लीवर क्या करेगा, फैटी एसिड्स बनाएगा, यानी इसके इंटरमीडिएट से अल्टीमेटली फैटी एसिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट वीडियो में। अभी टाइमिंग इतना याद रखिए, जब ग्लाइकोजन बन जाता है और एक्सेस एनर्जी को वो फैट्स में स्टोर करेगा, ओके। दैट्स व्हाई हम जो खाना खाते हैं ग्लूकोज बन के जो स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की भी एक लिमिट रहेगी। ग्लाइकोजन जब बनेगा तो ग्लाइकोजन उतना ही स्टोर करेगा 100 ग्राम, लेकिन फैट टिश्यू बहुत, उसके बाद जो भी एक्सेस होगा फैट में यानी चिकना में जमा हो जाएगा और जो है फैट सेल में डिपॉजिट होगा। उसमें कितने भी किलो, जैसे कि कोई इंसान था 50-60 किलो का था, एकदम 70-80 किलो हो गया, तो नहीं वो खा रहा है तो उसका अल्टीमेटली ग्लाइकोजन भी बन गया, इसकी एनर्जी जितनी जरूरत है, ग्लूकोज की एनर्जी भी ले लिया, फिर ज्यादा ग्लूकोज जो आ रहा है ग्लाइकोजन में भी बन गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज से भी ज्यादा हो गया तो फैट बन जाएगा और मोटा हो जाएगा और उसका वजन, फैट कितने भी किलो आप बढ़ा ले सकते हैं जैसे जैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म है ग्लाइकोजन स्टोरेज। उसके अलावा और क्या करेगा लोग, तो अभी ये स्टेज में जब ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर फिर से वापस ग्लूकोज बने। तो वो प्रोसेस को, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन के ग्लूकोज बनने को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बनने को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और ब्रेकडाउन को क्या करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ये एंजाइम यहाँ पे रेट लिमिटिंग होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस। सो इसको ये इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा। सो यहाँ पर मैं एंजाइम लिखता हूँ जो इनहिबिट करेगा, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस। सो यूजुअली जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है ब्लड में, तो लीवर जो है ग्लाइकोजन को तोड़कर एक एक मॉलिक्यूल को, ये जो चेन होता है इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, एक एक ग्लूकोज को इसे ब्रेक करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस एंजाइम्स के जरिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस। तो एक एक ये निकाल देगा फॉस्फोरिलेस और कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस को भी इनहिबिट करेगा इंसुलिन और ग्लूकोज नहीं बनेगा, ओके। नहीं तो जब कम हो जा तो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के जरिए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस एंजाइम जो रेट लिमिटिंग है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो अब तक हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस को वो स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है वो एंजाइम्स इनहिबिट होंगे, जो मैंने ब्लू में लिखा है वो एंजाइम स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको ग्लूकोज जो है इनहिबिट करता है, सॉरी इंसुलिन जो है इनहिबिट करता है, उसका नाम है
ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या चीज़ है? देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि अमाइनो एसिड है, यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना किसी और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के बिना। जैसे कि अमाइनो एसिड एलानिन है, एलानिन में से अगर आप अमाइनो ग्रुप निकाल दे तो पायरुवेट बन जाएगा, यानी कि इस पायरुवेट से फिर से वापस ग्लूकोज बनना। तो अब जब ऑलरेडी बहुत सा ग्लूकोज एंटर हो रहा है बॉडी में, जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम नहीं चाहेंगे कि फिर से पायरुवेट से वापस ग्लूकोज बने। ये जो प्रोसेस है फिर वापस ग्लूकोज बने एलानिन या दूसरे और सोर्स से, तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, यानी ग्लूकोज की बनावट कोई न्यू यानी न्यू सोर्स से, जैसे कि एलानिन है, तो उसके जो प्रोसेस होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस का, उसको इनहिबिट करता है वो। तो कैसे करता है? तो एलानिन पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ये पायरुवेट जो है ऑक्जेलो एसीटेट जो इंटरमीडिएट है तो ऑफ क्रेब्स साइकिल का, इसको कन्वर्ट करेगा। तो पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट होगा एक एंजाइम से, पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। ठीक है, फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है, एलानिन से पायरुवेट बन गया और ये बन गया, तो इसमें देखिए एंजाइम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। तो ये एंजाइम भी इनहिबिट होगा, ये एंजाइम भी इनहिबिट होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस। तो ये जो है, ये एंजाइम जो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बनेगा, यानी कि ये उल्टी साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस की उल्टी साइकिल, पायरुवेट से फिर से ग्लूकोज बनेगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो पायरुवेट पहले ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेस एंजाइम के जरिए, फिर ऑक्जेलो एसीटेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस के जरिए, फिर जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है प्रोसेस से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस एंजाइम के जरिए, फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। तो ये जो एंजाइम्स हैं, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस बन रहा है, वो भी इनहिबिट करेगा इंसुलिन। तो जो भी मैंने रेड में लिखा है वो इनहिबिट करेगा। यहां पे मैं फिर से लिखता हूं ये चीज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, फिर उसके बाद है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस, फिर होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस, 1,6 बिसफॉस्फेटेस, फिर फाइनली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। तो अब यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा है, तकरीबन 5 एंजाइम्स को ये ब्लॉक कर रहा है, 5 एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर रहा है। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो आपको अभी इसकी समरी दे दूँ। लीवर सेल में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या करेगा। तो एक तो देखिए ग्लूकोज अपटेक करेगा, फिर जो है ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर उसके बाद जो है पायरुवेट को फिर से एसिटाइल कोए बना के एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, और यहाँ पे और ज़्यादा होगा तो फैटी एसिड बनेगा। फिर उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा। कितना स्टोर करेगा? 5 to 6% ऑफ द लीवर वेट, इट इज़ 100 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, यानी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगा, ये दो एंजाइम्स को ब्रेक करके। फिर उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, ये इतने एंजाइम्स को इनहिबिट करके। तो अल्टीमेटली ये इसका पूरा इफेक्ट क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, यानी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन और मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर करेगा लीवर, और ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल कम होगा। क्यों होगा? इतना सब रीजन आपको मैंने केमिकल पाथवेज के जरिए समझा दिया है। और ये एंजाइम्स को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट यानी कि इसको ज़्यादा एक्शन के लिए करेगा और इसको रोक देगा प्रोसेस को। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज की
प्रोडक्शन कम होगी सेल के अंदर और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए ब्लड का ग्लूकोज को कम होगा। और अगर इंसुलिन अगर एब्सेंट हो तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी और ग्लूकोज ज़्यादा होगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, इस वजह से डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लीवर का। अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन मसल सेल में कैसे होगा। ठीक है, मसल यानी स्केलेटल मसल हो या कार्डियक मसल हो, तो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ए मसल, तो उसमें भी तकरीबन सिमिलर स्टेप्स है, कुछ डिफरेंसेस है वो बताऊंगा। तो आपने जैसे देखा था इसमें जो है GLUT2 के जरिए लीवर में ग्लूकोज सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पर GLUT4। तो आपने देखा होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके बारे में आप देखें। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स GLUT4 आमतौर पे पाए जाते हैं। तो जैसे ही इंसुलिन मॉलिक्यूल उसके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो बहुत से इंटरमीडिएट केमिकल होंगे और ये GLUT4 जो है यहाँ पर आके ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, उस वजह से ग्लूकोज की एंट्री इससे हो गया। यानी रेस्टिंग कंडीशन में मसल के अगर इंसुलिन होगा तभी इसके अंदर आएगा ग्लूकोज GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स के जरिए, इसलिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज का मसल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और एक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, देखिए इसमें क्या क्या और डिफरेंसेस होंगे, तकरीबन लीवर की तरह होगा लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे ग्लूकोकाइनेस, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मसल में होगा हेक्सोकाइनेस। ठीक है, हेक्सोकाइनेस कन्वर्ट करेगा, बाकी सब ग्लाइकोलाइटिक पाथवे सिमिलर होगा। तो मसल्स में आमतौर पर ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेस से कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होगा, पायरुवेट बनेगा और अल्टीमेटली क्रफ साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। फिर जब और एक्सेस ग्लूकोज जो एंटर हो रहा है मसल में तो वो ग्लाइकोजन में बनेगा, यानी ग्लाइकोजिनोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन। लेकिन मसल में देखिए ये एंजाइम नहीं होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, तो इस एंजाइम के ना होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ लीवर और किडनी में रहता है, तो कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में कम होगा। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी इतना अपनी एनर्जी के लिए यूज करेगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दूसरे टिश्यूज को नहीं देगा और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे भी नहीं होगा मसल में। तो मसल में बेसिकली क्या होगा, इंसुलिन के जरिए GLUT4, याद रखिए GLUT4 ट्रांसपोर्टर के जरिए ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्रफ साइकिल होगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, फिर ग्लाइकोजन बनेगा लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, और इसमें लाइपोजेनेसिस भी नहीं होगा। तो ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन का इस रिसेप्टर में काम करना। अगर इंसुलिन नहीं है तो ये नहीं होगा, लेकिन इंसुलिन नहीं है तो भी ग्लूकोज ये जो GLUT4 ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, और एक कंडीशन में वो है एक्सरसाइज। इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे मॉडरेट टू माइल्ड, तो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है ये सेल मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे और ग्लूकोज एंट्री करने में मदद करेंगे। एक्सरसाइज करने से मसल सेल्स में ग्लूकोज बगैर इंसुलिन के भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोजन बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टोरेज होगा मसल में, तो हमने देखा था लीवर में 5 to 6% ऑफ बॉडी वेट स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पर मसल में देखिए जस्ट 2 to 3% ऑफ द बॉडी वेट, फिर भी यहाँ पे 200 से 300 ग्राम टोटल बॉडी में का ग्लाइकोजन मसल में स्टोर हो सकता है, क्योंकि मसल का मास ज़्यादा होता है लीवर के मुकाबले। तो 2 to 3%, 2 से 3% ग्लाइकोजन जो है स्टोर करता है अपनी, मतलब मसल के वेट 2 to 3% ऑफ मसल वेट उतना स्टोर करता है, और तकरीबन 200 से 300 ग्राम, और लीवर में होता है 100 ग्राम स्टोर होता है। इसके बाद स्टोर होने के बाद इसमें लाइपोजेनेसिस यानी फैट स्टोर नहीं होगा। मेनली मसल का ग्लाइकोजन सिर्फ अपने लिए यूज करेगा, अपने सेल्स के लिए। वेयरएज जो लीवर का जो ग्लाइकोजन है वो जनरल जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी वो ग्लूकोज को खून में वापस दे सकता है। तो ये इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑन मसल है। ठीक है, उसी तरह एडिपोज टिश्यू में कैसे, एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट सेल या फैट टिश्यू में कैसे इंसुलिन का एक्शन होगा, तो वो भी तकरीबन लीवर की तरह ही
जैसे रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा, यहाँ पर भी GLUT4 होगा, यानी स्केलेटल मसल की तरह GLUT4 ट्रांसपोर्टर के जरिए ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के जरिए होगा और यही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होगा। तो इसमें एनर्जी के लिए ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा। फिर बाद में जो है ये फैटी एसिड सिंथेसिस, थोड़ा सा फैटी एसिड सिंथेसिस होगा, लेकिन जैसे लीवर में डी नोवो सिंथेसिस होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म, वैसा नहीं, एक माइल्ड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होगा फैट टिश्यू में, ओके, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये जो एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये एडिपोज टिश्यू में नहीं रहेगा, एडिपोज टिश्यू में ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होगा, अलबत्ता थोड़ा सा माइल्ड फैटी एसिड सिंथेसिस होगा। उसके बगैर ये जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म्स हैं, इंटरमीडिएट जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के, इस बीच में से एक ग्लिसरॉल बनेगा, यानी अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये जो ग्लिसरॉल है, जो खून से और ब्लड से जो मसल सेल पे फैटी एसिड आते हैं और थोड़ा सा जो फैटी एसिड इसमें से भी बनता है, ये सब दोनों मिलके बनते हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स, यानी फैट का जो स्टोरेज फॉर्म है। तो एडिपोज टिश्यू में बेसिकली क्या होगा, GLUT4 से एंटर होके ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से पायरुवेट बन के एनर्जी बनेगा, माइल्ड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड बनेगा और मेन ग्लिसरॉल बनेगा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जमा होकर ट्राइग्लिसराइड्स यानी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बनेंगे, ठीक है। तो ये थे इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसी तरह इंसुलिन का इफेक्ट जो है लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और अदर एक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए और शेयर करिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद।